हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसकी यूनिट फर्स्ट मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और यूनिट सेकंड के फर्स्ट पार्ट की वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि जो जीन जैक्स रूसो है उनके सामाजिक समझौते का सिद्धांत था और उन्होंने वो क्यों दिया। और साथ ही साथ देखो टॉपिक जो हम इस वीडियो में जानेंगे वो है अपना सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इतिहास। तो ये दो टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो अपना था सामाजिक समझौते के सिद्धांत ही क्यों। तो देखो इससे पहले हमने जो जीवन और रचनाएं पढ़ी थी जिसमें हमने जीन जैक्स रूसो के बारे में ओवर इन्फॉर्मेशन जानी थी कि उनका जन्म क्या हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, और साथ ही साथ उनके जीवन की जो मुश्किलें थी, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी मुश्किलें उठाई या फिर उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और साथ ही साथ उनका पालन पोषण किन्होंने किया था। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि उनकी माता जी की मृत्यु के बाद उनके पिता ही थे, लेकिन उनके पिता भी उत्तरदायित्व नहीं ले रहे थे। मतलब उसके जो जीवन का भार था, रूसों का जो जीवन का भार था वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, और साथ ही साथ उन्होंने इटली में क्या ले ली थी, शरण ले ली थी। ठीक है, इटली में शरण लेने के बाद अब रूसो क्या हो गए थे, अकेले पड़ गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद उनका जो पालन पोषण था उनके चाचा जी ने किया था। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो रूसो थे उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन एक कंपटीशन हुआ था। ठीक है, एक कंपटीशन हुआ जिससे रूसो के जीवन बिल्कुल क्या हो गया था, बदल गया था। ठीक है, और लोगों ने उनको जानना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी नौकरियां भी की थी, लेकिन वो कि कहीं ना कहीं कभी अयोग्य घोषित हुए, तो कभी वो लेट पहुँचते थे, और कभी उन्होंने अधिकारी से क्या कर ली थी, लड़ाई कर ली थी, जिसके कारण उनको कई नौकरियां भी छोड़नी पड़ी। तो लेकिन एक कंपटीशन जो हुआ था उसकी वजह से इनका जीवन बिल्कुल बदल गया। तो ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था। तो इस पार्ट में हम जानेंगे रूसो के जो सामाजिक सिद्धांत है वो उसके बारे में, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इतिहास वो जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में क्या बताया गया। तो देखो सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्यों, ये अपना टॉपिक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं। तो इसके अंदर बताया गया रूसो एक उदारवादी राजनीतिक चिंतक था। ठीक है, उदारवादी राजनीतिक चिंतन क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है, देखो उदारवाद जो है ना वो राजनीति का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के बाद, सामंतवाद का जैसी पतन हुआ उसके बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुसार बनाने के लिए अस्तित्व में आया। राजनीति को बाजारी रूप देने के लिए ना क्या आ गया था, उदारवाद आ गया था। और ये कब आया था, सामंतवाद के पतन के बाद आया था। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, इतिहास का 7वीं शताब्दी में इंग्लैंड के चिंतक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक मानते हैं। ठीक है, और वहाँ की 1688 की गौरवमयी क्रांति को उदारवाद की विजय के रूप में याद करते हैं। उदारवाद ने नवोदित आर्थिक वर्ग को उन्नति का पूरा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मांग की कि राजनीतिक सत्ता का सीमा क्षेत्र निश्चित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी राजनीतिक सत्ता का जो एरिया है वो क्या करना चाहिए, निश्चित कर देना चाहिए, ताकि शासन के कार्य कानूनी व्यवस्था के दायरे में ही रहे। ठीक है, जो शासन का कार्य वो कानूनी व्यवस्था के दायरे में रहे, बाकी चीज़ें बाजारी रूप में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये बताया गया था। उसने समाज को उन विविध प्रतिबंधों से स्वतंत्र कराया जो राज्य की ओर से वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में लगे हुए थे। तो देखो उदारवाद का मतलब होता है, देखो रूसो जो थे ना वो उदारवाद के पक्ष में थे, उदारवादी राजनीतिक चिंतक थे। और उदारवाद का मतलब होता है कि सारी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होगी, प्राइवेट सेक्टर में आएगी। मतलब सरकार के कार्यों में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ढील, सरकार अपने कार्यों में क्या कर देगी, थोड़ी सी ढील। उदारवाद का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें क्या हो जाएगी प्राइवेट, वो तो पूंजीवादी होता है तरीका। देखो एक होता है पूंजीवादी तरीका और दूसरा होता है अपना जो जिसमें हम क्या बोलते हैं, सामंतवादी जो समाजवादी तरीका होता है। ठीक है, पहला पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। और देखो एक होता है उदारवादी। उदारवाद के अंतर्गत क्या होता है, सरकार भी होती है लेकिन प्राइवेट भी होता है, लेकिन सरकार अपने कार्य में क्या करेगी, थोड़ी सी
ढील दे देगी। सरकार के कार्य थोड़े से और कमज़ोर कर दिए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाए जाते। तो ये उदारवाद के अंदर आता है। उदारवाद कब आया था? सामंतवाद के पतन के बाद आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो भी अभी हमने पढ़ा था ना, ये वाला टॉपिक जो जॉन लॉक के नीचे वाला जो टॉपिक है, उदारवाद ने नवोदित आर्थिक वर्ग को उन्नति का पूरा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मांग की कि राजनीतिक सत्ता का सीमा क्षेत्र निश्चित कर दिया जाना चाहिए ताकि शासन के कार्य कानून व्यवस्था के दायरे में ही रहे, ठीक है। उसने समाज को उन विविध प्रतिबंधों से आज़ाद कराया जो राज्य की ओर से वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में लगे हुए थे। जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे उनको क्या कर दिया? आज़ाद करवा दिया। इस तरह इसने पूंजीवादी और औद्योगिक समाज को बढ़ने पनपने में सहायता की, ठीक है। औद्योगिक जो समाज है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी और पूंजीवादी तरीका अपनाने में भी हेल्प करी थी, ठीक है। इसने व्यक्ति को समाज का केंद्रीय बिंदु स्वीकार करके यह तर्क प्रस्तुत किया कि व्यक्ति स्वयं विवेक संपन्न होता है। व्यक्ति के पास पहले से ही होता है, बुद्धि होती है और उसे अपने हित के सर्वोत्तम मार्ग की पहचान होती है, इसलिए उसे सरकार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसे उद्यम की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे अपना कार्य खुद करना चाहिए। वो अपनी बुद्धि का विकास कर चुका है, मतलब उसकी बुद्धि का विकास हो चुका है पहले से, तो वो उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो भी किसकी? उद्यम की, ठीक है, ताकि वह दूसरों के साथ कोई भी अनुबंध कर सके और उसके साथ पूरा लेन देन और व्यापार कर सके। उदारवाद ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है। निजी संपत्ति ना ग्रोथ या प्रोग्रेस की क्या होती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शर्त मानी जाती है, एक बैट मानी जाती है। उसकी दृष्टि में शासन का कार्य ये देखना था कि संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में कोई रुकावट ना डाल सके और कानून तथा व्यवस्था पर कोई आंच ना आ सके। उदारवाद के प्रवर्तकों ने राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का सिद्धांत विशेष स्थान दिया है, ठीक है। तो ये बताया गया अपने जो भी रूसों के बारे में जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था वो क्यों लागू किया गया था वो है। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इतिहास। इसका इतिहास क्या रहा है वो हम पढ़ेंगे अब। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि जो अपना सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इतिहास है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत राज्य के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। ये जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उदारवाद की ओर जाता है ये एग्जाम्पल, ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दूसरा, उदारवाद ने व्यक्ति और राज्य को साध्य और साधन के रूप में स्थापित करने के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी समझा कि राज्य रूपी संस्था एवं व्यक्तियों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार ही क्या बना है? राज्य रूपी संस्था बनाई गई है। यही उसकी जो सारी की सारी शक्ति है उसका आधार है, बेस है। चिंतन के इस ढंग से सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जन्म हुआ, ठीक है। इस सोच से क्या हुआ? सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते के सिद्धांत का क्या हुआ था? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जन्म हुआ। इसका सारांश ये था, मतलब जो अभी हमने पढ़ा उसका निचोड़ ये था कि राज्य की उत्पत्ति स्वयं व्यक्तियों की परस्पर सहमति का परिणाम है। राज्य की जो उत्पत्ति है, राज्य का निर्माण लोगों की क्या है? परस्पर खुद की आपसी सहमति का क्या है? रिजल्ट है। सबसे पहले ये सिद्धांत थॉमस हॉब्स ने 17वीं शताब्दी में व्यवस्थित ढंग से पेश किया। उसके बाद जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के विचार को संवैधानिक शासन के सिद्धांत के रूप में विकसित किया, ठीक है। जॉन लॉक ने क्या करा था? सबसे पहले ये मान लेते हैं कि देखो जो भी राज्य का निर्माण है वो कैसे हुआ है? जो भी लोग हैं ना उनकी आपसी सहमति की वजह से हुआ है। जो भी राज्य का निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ है? लोगों की आपसी सहमति की वजह से हुआ है। और जॉन लॉक जो है उन्होंने क्या करा? सामाजिक समझौते के विचार को संवैधानिक शासन के सिद्धांत के रूप में विकसित किया। संवैधानिक शासन के रूप में क्या कर दिया? इसको विकसित कर दिया। 18वीं शताब्दी में रूसों ने सामाजिक समझौते को नैतिक आधार प्रदान करने की कोशिश की। रूसो राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपना विचार प्रकट करते कहता है कि राज्य एक कृत्रिम संगठन है। राज्य को किसने बनाया? एक कृत्रिम संगठन है, मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया ये, ठीक है, कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है राज्य। ये किसी विकास का परिणाम ना होकर इसका निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, जो प्रकृति में खुदे रहते हैं। उन्होंने क्या करा? राज्य का निर्माण किया। उन्होंने इसका निर्माण काफ़ी सोच समझकर अपनी आवश्यकताओं, मतलब खुद की ज़रूरतों और इच्छाओं की
पूर्ति मतलब इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया है राज्य का निर्माण। इस प्रकार राज्य एक साधन के रूप में व्यक्तियों के द्वारा अस्तित्व में लाया गया। ठीक है, राज्यों को किस लिए बनाया गया? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ बताया गया इससे यह प्रकट होता है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ठीक है, सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी उत्पत्ति आम जनता की इच्छा और आम जनता के हित साधन के उद्देश्य से ही होती है। ठीक है, चाहे कितनी भी वो पावरफुल क्यों ना हो, उसकी जो उत्पत्ति है उसको इसलिए लाया जाता है ताकि वो जनता की इच्छा पूरी करे और दूसरी बात आम जनता के हित की ओर ध्यान दे, इसलिए उसको बनाया जाता है, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करती तो सरकार को गिरा दिया जाता है। राज्य की स्थापना का मूल कारण मनुष्य की दूरदर्शिता है, वो पहले की सोच है। ठीक है, राज्य की स्थापना का मूल कारण मनुष्य की बहुत दूर की सोच थी और बहुत दूर की उन्होंने सोची थी जब ये राज्य को बनाया गया। जो ये अनुभव करते हैं, जो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि नागरिक समाज आत्मरक्षा और संतुष्ट जीवन का एक मात्र साधन है। रूसो कहता है कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। ठीक है, राज्य क्या है? कृत्रिम संस्था है, जैसे कि हम जानते हैं, बल्कि एक कृत्रिम संस्था है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसी सहमति के द्वारा स्थापित की गई है। देखो, रूसो मानते हैं कि जो राज्य है वो प्राकृतिक संस्था नहीं है बल्कि कृत्रिम संस्था है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा बनाई गई है। और लोगों के द्वारा क्यों बनाई गई है? लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ताकि लोग क्या करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई है। निश्चित उद्देश्य मतलब एक उद्देश्य है क्या? लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो इसलिए ये क्या है? कृत्रिम संगठन के द्वारा बनाया गया, लोगों के संगठन के द्वारा बनाई गई संस्था है राज्य। रूसो अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने किया। ठीक है, रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन एक पुस्तक में किया था जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उल्लेख निम्न आधार पर करते हैं। पहला है मानव प्रकृति, दूसरा है प्राकृतिक अवस्था, तीसरा है सामाजिक समझौता। तो इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो अपना इसका जो यूनिट फर्स्ट के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके थर्ड पार्ट में जानेंगे। तो ये अपनी आज की वीडियो थी। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।